is Archana Rathi, your botany mentor in this beautiful platform of physics वाला, और मैं स्वागत करती हूँ आपका आज द लिविंग वर्ल्ड के प्यारे से समरी लेक्चर और बैकलॉग किलर लेक्चर में। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 0 to 1 क्वेश्चन का रहता है। कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं भी आए हैं और कई बार एक क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हमने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया और उनको क्लासिफाई करने का क्या प्रोसेस होता है। सो अकॉर्डिंग टू IUCN, धरती पर जो टेक्सोनॉमिकली नोन स्पीशीज हैं, डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, वो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। ये NCERT की टेबल है जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। Hello बच्चों, this is Archana Rathi, your botany mentor in this beautiful platform of physics वाला, और मैं स्वागत करती हूँ आपका आज द लिविंग वर्ल्ड के प्यारे से समरी लेक्चर और बैकलॉग किलर लेक्चर में। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 0 to 1 क्वेश्चन का रहता है। कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं भी आए हैं और कई बार एक क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द बायोडाइवर्सिटी, अबाउट टेक्सोनॉमी, कैसे हमने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया और उनको क्लासिफाई करने का क्या प्रोसेस होता है। तो आ जाइए, फिर कंधे कर लीजिए सीधे, आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, एंड लेट्स स्टार्ट विद द लिविंग वर्ल्ड विदाउट गेटिंग डिलेड। चलिए जी, तो ये जो चैप्टर है इसमें एक पार्ट आता है व्हाट इज लिविंग, हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो नई NCERT से डिलीटेड है, पुरानी NCERT में है और NTA के सिलेबस में भी है। तो अभी व्हाट इज लिविंग NCERT में नहीं है पर NTA के सिलेबस में है। ये वाले पार्ट को मैं लेक्चर के एंड में जो है टैकल करूंगी। अभी हम बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है मैम? बेटा, धरती पर प्रेजेंट जितने भी अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हाथी, घोड़ा, चींटी, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, ऑल ऑफ द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, वो साथ मिलकर बायोडाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए लाइन, NCERT की लाइन क्या कह रही है? NCERT कहती है बायोडाइवर्सिटी रेफर टू नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन सीधा आती है, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं और जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, उन सब को मिलाकर हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये सीधा आता है, पूछा जाता है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। अब हमारे पृथ्वी पर कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने ऐसे प्राणी हैं जिनको हम जान चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं, उनके नाम हम पहचानते हैं, उसका लेखा जोखा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रखती है? IUCN। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो IUCN पूरी एक लिस्ट रखती है कि कितनी स्पीशीज टेक्सोनॉमिकली नोन है, माने कितनी स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं और उनको हम जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू IUCN, धरती पर जो टेक्सोनॉमिकली नोन स्पीशीज हैं, डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, जिनको हम जानते हैं, वो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। राइट? ये जो है, यहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है इस स्लाइड से? सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, IUCN क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, और अकॉर्डिंग टू NCERT अभी फिलहाल अर्थ की बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितनी ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कवर कर चुके हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। राइट? टेंशन आपको लेनी नहीं है, नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी, बस आपको हर एक चीज को ध्यान से सुनते जाना है और मेरे साथ साथ याद करते जाना है। चलिए जी मैम, अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना एक एक करके सिंगल सिंगल आसान नहीं है। तो यहाँ पिक्चर में किसकी जरूरत हमें महसूस होती है? देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। जी मैम। मैम, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटकर पढ़ना, ताकि हम उन्हें आसानी से पढ़ सकें। सो डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, उन्हें ग्रुप में बांटना बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, जो भी हमें एक जैसे लगते हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रख लेते हैं। फिर आती है टेक्सोनॉमी। व्हाट इज टेक्सोनॉमी?
टेक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को डील करती है, जो क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को करती है, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, राइट। तो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटना सिमिलैरिटी के बेसिस पर, और टेक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को डील करती है। अब टेक्सोनॉमी, यहां से बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। टेक्सोनॉमी भी दो तरह की होती है, क्लासिकल और मॉडर्न। जो जब पुरानी टेक्सोनॉमी थी उसे हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहते थे, और वो केवल और केवल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटते हुए वो केवल एक्सटर्नल फीचर्स को देखती थी, मॉर्फोलॉजी को देखती थी, उसी बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्सोनॉमी एडवांस होती गई, पिक्चर में आई मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी तो देखती ही थी कि ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिख रहा है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं, लेकिन इसके अलावा वो एनाटॉमी भी देखती थी, वो इंटरनली कैसे हैं, वो किस तरह के सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बने हैं, वो उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, साइटोलॉजी सेल इंफॉर्मेशन, उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वो कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के हैबिटाट में पाए जाते हैं, और डेवलपमेंटल प्रोसेस उनमें डेवलपमेंट किस तरह से होता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न टेक्सोनॉमी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटती थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भले ही ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी मॉडर्न हो, पर यहाँ पर हम फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है सीधा, जो पुरानी टेक्सोनॉमी है वो केवल मॉर्फोलॉजी देखती थी, नई टेक्सोनॉमी ये सब कुछ देखती है, लेकिन अभी भी फाइलोजेनी का जिक्र हमने नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, वो आपको भटकाएगा कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी में फाइलोजेनी इंक्लूडेड होती है, आपको कहना है नो नो नो। तो अब पिक्चर में धीरे धीरे एंट्री होने वाली है सिस्टमैटिक्स की। अब मैम ये सिस्टमैटिक्स क्या है? सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है। वो आपको कह सकता है सवाल में ये एक ग्रीक वर्ड है, ना ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है मैम? इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब हम ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं तो उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जो ये शब्द सिस्टमैटिक्स है, ये सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ था? ये एक किताब में इस्तेमाल हुआ था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। और ये किताब किसने लिखी थी? कैरोलस लीनियस साहब ने ये किताब लिखी थी और इसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। अब सिस्टमैटिक्स है क्या मैम? व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सॉरी, सिस्टमैटिक्स क्या है और इसका पर्पस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए जो सिस्टमैटिक्स है उसका पर्पस क्या था। उसका पर्पस था डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना। पृथ्वी पर कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनकी डाइवर्सिटी को पढ़ना इसका पर्पस था। दूसरा, धीरे धीरे ध्यान से सुनिएगा, पहले सिस्टमैटिक्स का पर्पस यही था कि धरती पर कितने अलग अलग तरह के डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये ब्रांच ऑफ साइंस इतनी बड़ी होती चली गई, इसका स्कोप इतना एनलार्ज हो गया कि ये टेक्सोनॉमी को भी अपने अंदर ही निगल गई। पहले तो ये सिर्फ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने अपने अंदर टेक्सोनॉमी को भी इंक्लूड कर लिया और ये क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को भी डील करने लग गई। तो सिस्टमैटिक्स बहुत एडवांस्ड ब्रांच ऑफ साइंस है। तो सिस्टमैटिक्स को आज की तारीख में हम कैसे लिखते हैं? सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। माने कि वो सारे काम जो हम टेक्सोनॉमी में करते थे, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे, उसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ती है। सिस्टमैटिक्स डील करती है फाइलोजेनी को। फाइलोजेनी क्या होता है मैम? फाइलोजेनी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को पढ़ती है, जो ये देखती है कि किसी भी स्पीशीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके पूर्वज कौन थे। ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके एंसेस्टर सेम हैं, जिनके पूर्वज एक जैसे हैं, उनको हम एक ही ग्रुप में रख सकते हैं, राइट। तो फाइलोजेनी इज स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जब हम उनके पूरे एवोल्यूशन और पूरे पूर्वजों को पढ़ते हैं तो जो सारे सेम एंसेस्टर रखते हैं, जिनका एवोल्यूशन एक ही तरह से हुआ होता है, उन्हें हम एक ही ग्रुप में रख सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, और हम इनको इसी सीरीज में याद करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं। माने कि सबसे पहले सपोज आपके सामने किसी ऑर्गेनिज्म को खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि आप इसको स्टडी करिए और स्टडी करके आप इसको एक ग्रुप में रख दीजिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसके सारे कैरेक्टर्स को नोट करेंगे। इसके पास अच्छा 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, पूंछ भी है। तो आप क्या करेंगे? यू विल मेक एन अकाउंट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। आप सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। आप पहचान करना शुरू करेंगे। 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, ये थोड़े थोड़े ह्यूमन जैसे लग रहे हैं, पर इनकी पूंछ है, तो क्या हम इन्हें ह्यूमन ग्रुप में रख सकते हैं, प्राइमेटा ग्रुप में रख सकते हैं? तो फिर हम पहचान करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जब हमें पहचान हो जाती है कि अच्छा ये तो इसी ग्रुप जैसा लग रहा है, तो फिर हम उस ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर ग्रुप में रख देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी कि हम उसको एक नाम देते हैं, एक नाम, साइंटिफिक नाम, जो पूरी दुनिया में एक जैसा हो। तो सबसे पहले उसके सारे कैरेक्टर्स नोट डाउन करते हैं, फिर उनकी पहचान करते हैं, पहचान के बेसिस पर उन्हें एक ग्रुप दे देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, और फिर उसका नामकरण करते हैं, उसको एक साइंटिफिक नाम देते हैं। जी मैम। अब बात करते हैं नामों की। 2 तरह के नाम होते हैं। एक होते हैं वर्नैकुलर नेम्स, जिन्हें हम रीजनल नेम या लोकल नेम भी कहते हैं। यानी कि सपोज आम की बात करते हैं, आम को हम इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, हिंदी में आम कहते हैं, कन्नड़ भाषा में कुछ और, मलयालम में कुछ और। तो ऐसे नाम जो भाषा और प्लेस के हिसाब से चेंज होते जाएं, उन्हें हम वर्नैकुलर नेम कहते हैं। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में एक जैसा हो और जगह टू जगह बदले ना। ऐसे नामों को हम बायोलॉजिकल नेम्स या साइंटिफिक नेम्स कहते हैं, जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल होते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स का, साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? कैरोलस लीनियस, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। और ये हमारे सामने लेकर आए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट, जिसके अंडर हम ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नाम रखते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, लेकिन उससे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के तहत हम ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नाम रखते हैं। अब ये साइंटिफिक नामों को बस यूं ही नहीं रख दिया जाता कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आया और साइंटिफिक नाम रख दिया। नहीं, साइंटिफिक नेमिंग करने के लिए कुछ पर्टिकुलर बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जो साइंटिफिक नामों का ध्यान रखती हैं। जैसे सबसे पहली है ICBN, इंटरनेशनल। ध्यान रखेंगे, यहां आई से इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल है, और सी से काउंसिल नहीं है, कोड है। वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN एक ऐसी संस्था है जो प्लांट्स और प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जैसे यूग्लिना, डायाटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो प्लांट और प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स के नामों का जो ध्यान रखती है वो ICBN है। ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये एनिमल और एनिमल जैसे ऑर्गेनिजम्स के नामों का ध्यान रखती है। जैसे एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? प्रोटोजोअन्स, अमीबा, पैरामीशियम। ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नाम रखने के लिए एक अलग ही संस्था है। वायरस, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये सिर्फ वायरस के नामों का ध्यान रखती है। तो ये 4 कोड हैं नॉमेनक्लेचर के। चलिए अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट कैरोलस लीनियस साहब ने दिया। इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम रखते हैं, बायोलॉजिकल नाम रखते हैं, तो उस नाम के 2 हिस्से होते हैं। जो पहले वाला हिस्सा होता है, हम उसको, फर्स्ट नेम को हम जीनस नेम या जेनेरिक नेम कहते हैं।
और ये ध्यान रखते हैं कि जो सबसे पहला वाला नाम होता है, जीनस का नाम होता है, उसका सबसे पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। जो दूसरा नाम होता है इसे हम स्पीशी का नाम या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, और इसका जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है। तो एक नाम के दो हिस्से हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, पहला जीनस जेनेरिक नेम, दूसरा स्पीशीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। जी मैम, ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ये साइंटिस्ट का नाम है या ऑथर का नाम है जिसने उस नाम को दिया है। साइंटिस्ट के नाम को हम अंडरलाइन नहीं करते हैं और हम इसको एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे लीनियस की शॉर्ट फॉर्म ये लिख दी हमने। अब यहां पर दिमाग में एक सवाल आता है कि मैम हम इसको कौन सी भाषा में लिखते हैं। तो जितने भी साइंटिफिक नाम हैं उनको कौन सी भाषा में लिखा जाता है, उन्हें लैटिन भाषा में रखा जाता है। लैटिन भाषा एक ऐसी भाषा है जो डेड लैंग्वेज है, अब रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं होती है, तो उसके बदलने के चांसेस नहीं हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने लैटिन भाषा को चुना साइंटिफिक नाम रखने के लिए। तो या तो साइंटिफिक नाम को लैटिनाइज किया जाता है, लैटिन भाषा में बदला जाता है, या उसे लैटिन भाषा से ही उठाया जाता है। फिर जब हम इस साइंटिफिक नाम को कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो हम उसको इटैलिक्स फैशन में लिखते हैं। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो साइंटिफिक नाम होते हैं जब उन्हें कंप्यूटरिक डिवाइसेस पर टाइप करते हैं तो इसे इटैलिक्स फैशन में ही क्यों लिखते हैं। तो आप कहेंगे ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं, इसीलिए उनको इटैलिक्स फैशन में लिखा जाता है। सो दे आर रिटन इन इटैलिक्स फैशन to denote that they are being taken from Latin language. When handwritten underlined separately, जब हम हाथ से लिखते हैं तो ये दिखाने के लिए, जताने के लिए कि हमने उनको लैटिन भाषा से लिया है, हम उसको अंडरलाइन करते हैं, लेकिन सेपरेटली। जीनस के नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और स्पीशीज के नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। लेकिन साइंटिस्ट के नाम को ध्यान दीजिए, साइंटिस्ट का नाम साइंटिफिक नेम का हिस्सा नहीं होता है। साइंटिस्ट का नाम जो है वो कभी भी लैटिन भाषा में नहीं होता है, वो अपनी ओरिजिनल भाषा में ही होगा। सपोज मेरा नाम अर्चना है तो यहाँ पे अर्चना ही लिखा जाएगा, आर्च शॉर्ट फॉर्म में। इट विल नॉट बी चेंज्ड इनटू लैटिन लैंग्वेज। मेरा नाम एक संस्कृत नाम है तो वो उसी में लिखा जाएगा, उसे अंडरलाइन भी नहीं किया जाता। जब हाथ से लिखते हैं तो साइंटिस्ट के नाम को अंडरलाइन नहीं करते हैं, और जब कंप्यूटर डिवाइस पे लिखते हैं तो कंप्यूटर डिवाइस पे लिखते हुए उसे लैटिन भाषा में नहीं लिखते, उसे रोमन फैशन में लिखते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक नाम का हिस्सा नहीं है। चलिए जी मैम, इतनी हमें बात समझ में आई। अब हम कह रहे हैं कि टेक्सोनॉमिकल जो प्रोसेस है उसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रुप में बांट रहे हैं, लेकिन ऐसे चुटकी बजाकर ये काम नहीं हो जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। पहले सबसे छोटा ग्रुप हम बनाते हैं जिसे हम स्पीशीज कहते हैं, फिर उससे बड़ा जीनस, फिर उससे बड़ा फैमिली, इस तरह ग्रुप बड़ा होता जाता है। तो क्लासिफिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो क्लासिफिकेशन इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस जिसमें हम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, और हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, हर एक स्टेप को हम रैंक, कैटेगरी या टेक्सॉन कहते हैं। हर एक स्टेप को हम रैंक, कैटेगरी या टेक्सॉन कहते हैं। ये जो पूरी की पूरी सीक्वेंस होती है, इसको याद करने का एक फंडा है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। या तो घड़े को साफ रखो, नहीं तो पूरी फैमिली बीमार पड़ जाएगी। कीप से किंगडम, पॉट से फाइलम, क्लीन से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये सबसे छोटा ग्रुप है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो आप जैसे जैसे क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आप एक एक सीढ़ी को चढ़ते जा रहे हैं, एक एक स्टेप को चढ़ते जा रहे हैं। इसमें हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, रैंक, कैटेगरी, टेक्सॉन। रैंक, कैटेगरी, टेक्सॉन, राइट? जी मैम। तो टेक्सॉन को हम क्या कहते हैं,
ये जो पूरी की पूरी आपको सीक्वेंस दिखाई दे रही है एक के बाद एक, इस पूरी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, जिसमें आपको टोटल 7 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। दिस होल सीक्वेंस इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। और जो हर एक स्टेप होता है हमारा, उसे हम टेक्सॉन कह रहे हैं, जिसको हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। टेक्सॉन इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सॉन एक सिंगल स्टेप जो है, एक सिंगल स्टेप जो है, इसको मैं टेक्सॉन कह रही हूं, और खूब सारे स्टेप्स को मिलाकर यानी कि प्लूरल टर्म में हम इसको टैक्सा कहते हैं। तो टैक्सा इज द प्लूरल टर्म एंड टेक्सॉन इज द सिंगुलर टर्म। जी मैम। अब यहां पर एक छोटा सा झोल है, छोटा सा कमाल है कि हर एक टेक्सॉन जो है, हर एक स्टेप जो है, ये हर एक स्टेप, हर एक रैंक, हर एक टेक्सॉन, एनसीईआरटी की बड़ी प्यारी लाइन यहां पर है कि आप जिस टेक्सॉन की बात कर रहे हैं, आप हर एक स्टेप की जो बात कर रहे हैं, ये ऐसी ही कोई रैंक नहीं है, ये ऐसे ही कोई मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है कि बस आपने यूं ही ये ग्रुप बना दिए। इन ग्रुप के अंदर एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैठे हैं, बायोलॉजिकल एंटिटीज बैठी हैं। जैसे अगर मैं स्पीशीज की बात करती हूँ, जो ये मेरे टेक्सॉन है स्पीशीज, इसके अंदर रियल ऑर्गेनिजम्स बैठे हैं। जैसे टाइगर, टाइगर एक स्पीशीज है, इट रिप्रेजेंट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे चावल, गेहूं, आम, इंसेक्ट, these all are species which represents a living organism, that is taxon. तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो टेक्सॉन है, ये जो हमारे स्टेप्स हैं, ये कोई यूं ही कोई रैंक नहीं है, बस दे रिप्रेजेंट द रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द रियल बायोलॉजिकल एंटिटीज। जैसे अगर मैं जीनस की बात कर रही हूँ, इट इज नॉट जस्ट अ कैटेगरी, इट इज नॉट जस्ट अ रैंक, इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंडर 3 स्पीशी आती हैं, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। सो एक्चुअल में टेक्सॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे पैंथेरा, पैंथेरा एक टेक्सॉन है, एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आता है। टाइगर एक टेक्सॉन है जो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? जी मैम। अब यहां से और क्या क्वेश्चन आते हैं? ये जो आपको पूरी टेक्सोनॉमिकल हिरार्की दिखाई दे रही है, यहां पे आपको टोटल कितने स्टेप दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो मेन जो मेजर स्टेप होते हैं वो 7 होते हैं, जिन्हें हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं। यानी कि ये 7 मेन स्टेप होते हैं। इनके अलावा देयर आर 21 कैटेगरीज इन बिटवीन, बीच बीच में और भी बहुत सारी होती हैं। जैसे स्पीशी के नीचे सब स्पीशी और वैरायटी होता है, फैमिली के नीचे सब फैमिली होती है, किंगडम के ऊपर डोमेन भी होता है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उन्हें इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहते हैं। जी मैम। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से देखेंगे कि जब हम इस हिरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जब ग्रुप छोटे से बड़े होते जा रहा है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की। स्पेसिफिसिटी घटती जाती है। कैसे? जब मैंने एकदम छोटा सा ग्रुप बनाया, स्पीशीज, जिसमें सारे टाइगर 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 हैं, तो मैं बहुत स्पेसिफिक होकर बात कर रही हूं कि मुझे केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसके शरीर पर ब्लैक कलर की धारियां हो। लेकिन जब ग्रुप बड़ा हुआ, मैंने जीनस उसको बनाया, तो मैं फिर इसमें टाइगर के साथ लायन को भी ले आई, लेपर्ड को भी ले आई। जब मैंने ग्रुप थोड़ा और बड़ा बनाया, मैंने इसको फैमिली बनाया, फेलिडी फैमिली बनाया, तो मैं इसमें बिल्ली को भी ले आई। जब मैंने ग्रुप थोड़ा और बड़ा बनाया, मैं ऑर्डर तक पहुंची, ऑर्डर कार्निवोरा, तो मैं इसमें कुत्ते को भी ले आई। तो ग्रुप बड़े होते जा रहा है, और जैसे जैसे ग्रुप बड़े होते जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मुझे ग्रुप को बड़ा करना है। तो स्पेसिफिसिटी घटती चली जाएगी जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाएगा। सिमिलर कैरेक्टर्स और कॉमन कैरेक्टर्स भी घटते चले जाएंगे। एक जैसे कैरेक्टर्स, जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाएगा, एक ही ग्रुप के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बैठे हैं, उनके अंदर
एक जैसी बातें, सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे क्योंकि ग्रुप बड़ा होता जा रहा है। जब ग्रुप एकदम छोटा था, उसमें केवल टाइगर 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 थे, तो उनके बीच में सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा थे। फिर मैं इसमें लेपर्ड को भी ले आई, लायन को भी ले आई, फिर बिल्ली को भी ले आई, फिर कुत्ते को भी ले आई, तो सिमिलर कैरेक्टर्स घटते चले गए। लेकिन जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। जनरल मतलब आम, जो सब में देखने को मिले, तो आम और जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। क्लासिफिकेशन का प्रोसेस और जटिल होते चले जाता है, क्योंकि जब मैं छोटा सा ग्रुप बना रही हूं तो टाइगर को टाइगर के साथ रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं रख सकती हूं आसानी से। लेकिन जब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं कुत्ते को टाइगर और बिल्ली के साथ रख सकती हूँ, तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाता है, हम क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें बहुत सोचना पड़ता है और प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एज इट इज क्वेश्चंस में देखने को मिलती है। ग्रेटर इज द ग्रुप, जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेक्सा एट द सेम कैटेगरी। मतलब अगर सपोज आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर कार्निवोरा में कुत्ता, बिल्ली, चीता, लेपर्ड, टाइगर सब हैं, है ना, ग्रुप काफी बड़ा है। तो जब ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है तो उस सेम ग्रुप में जितने अलग अलग टेक्सा यानी कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैठे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना, सिमिलैरिटी बैठाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। चलिए, तो ये सारी लाइनों पे एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये लाइन मैंने आपको बताई दिया, एनसीईआरटी कहती है कि हर एक कैटेगरी, हर एक रैंक, हर एक टेक्सॉन केवल कोई मॉर्फोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, ये बायोलॉजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं स्पीशीज पर। स्पीशीज जो है वो सबसे छोटा ग्रुप है, सबसे छोटी कैटेगरी है, और वो एक रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए हम स्पीशीज को क्या कहते हैं? रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे छोटी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्पीशीज, आप दुनिया भर के स्पीशी के एग्जाम्पल दे सकते हो। टाइगर एक स्पीशी है, राइस, मोनोको, मैंगो हो गया, कोई भी इंसेक्ट हो गया, दीज ऑल आर स्पीशीज ऑन अर्थ। चलिए, अब अर्नेस्ट मेयर, जिन्हें हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं, ये वाला पार्ट कहाँ है? इंट्रोडक्शन में है। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उस वाले पार्ट में ये मेंशन्ड है। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। इन्होंने स्पीशीज को सबसे पहले एक्सप्लेन किया, और इनके कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इनके कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। एक ही स्पीशी के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे एक जैसे दिखेंगे। फिर एक ही स्पीशी के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक स्पीशी के मेंबर सेम जीन पूल शेयर करते हैं। एक स्पीशीज के मेंबर्स के अंदर सारी जीन्स एक जैसी होती हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के पास पूंछ बनाने की जीन नहीं होगी, पंख बनाने की जीन नहीं होगी। तो जितने भी ह्यूमंस हैं वो सेम काइंड की जीन्स शेयर करते हैं, जीन पूल शेयर करते हैं, और एक ही स्पीशी के मेंबर्स में जेनेटिक एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। अलग अलग स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के हैं जो अर्नेस्ट मेयर ने दिए। लेकिन नेचर में इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। पहले तो ये समझते हैं कि अर्नेस्ट मेयर का जो कॉन्सेप्ट था वो किसके ऊपर बेस्ड था? इट वॉज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब ये कहती है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ही स्पीशी के जो मेंबर हैं केवल वही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, माने वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। चलिए, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक स्पीशी के मेंबर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं,
पर आप ह्यूमंस देखो, मैं भी ह्यूमन हूं, है ना, मेरे हस्बैंड भी ह्यूमन है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। अगर ह्यूमंस में हम मेल फीमेल की बात करें तो मेल और फीमेल बिल्कुल अलग दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, बट वी आर मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। तो ऐसे सारे प्राणी जिनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, दो अलग अलग तरह के सेक्सेस हैं और दोनों अलग अलग दिखते हैं, जैसे शेर और शेरनी एक जैसे नहीं दिखते, जैसे मुर्गा और मुर्गी एक जैसे नहीं दिखते, जैसे पिकॉक और पीहन एक जैसे नहीं दिखते, यहाँ सब जगह सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, तो एक ही स्पीशी के मेंबर एक जैसे नहीं दिखते। और कई बार इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स भी होते हैं, डिफरेंट स्पीशी के मेंबर भी आपस में इंटरब्रीड करते हैं, जैसे गधा और घोड़ा, जैसे लायन और टाइगर, दे इंटरब्रीड विद। तो जो नेचर है उसमें इस कॉन्सेप्ट के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। चलिए बात करते हैं जीनस की। हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो ग्रुप बड़ा हो जाता है। ऐसी सारी स्पीशीज जिनमें हमें सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं, उनको मिलाकर हम एक बड़ा ग्रुप बना देते हैं, जीनस। तो जीनस एक प्लूरल टर्म है और जेनेरा एक सिंगुलर टर्म है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एनिमल के केस में हम जीनस का एग्जाम्पल लेते हैं, पैंथेरा। पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंदर 3 स्पीशीज आती हैं, टिग्रिस, लियोपार्डस, टाइगर, लायन, लेपर्ड। जी मैम, हम एक एग्जाम्पल प्लांट का ले लेते हैं, सोलेनम जीनस। उसके अंदर ट्यूबरोसम, मेलोंजेना, नाइग्रम आता है, आलू, बैंगन और ब्लैक नाइट शेड का प्लांट। जी मैम, तो ये जीनस के एग्जाम्पल्स हैं। और भी बहुत सारे जीनस हैं नेचर में, जैसे फेलिस। फेलिस एक जीनस है, जीनस ऑफ कैट, जिसमें कैट की सारी स्पीशीज आ जाती हैं। कैनिस जीनस ऑफ डॉग है, जिसमें डॉग की सारी स्पीशीज आ जाती हैं। दतूरा एक बहुत बड़ा जीनस है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती हैं। पिटूनिया। तो ये कुछ एनिमल के जीनस के एग्जाम्पल हैं और ये दोनों प्लांट जीनस के एग्जाम्पल हैं। अब जीनस भी 2 तरह के हो सकते हैं, पॉलीटाइपिक और मोनोटाइपिक। ऐसा जीनस जिसके अंदर एक से ज्यादा स्पीशी आती हो वो पॉलीटाइपिक जीनस होते हैं। जैसे पैंथेरा एक पॉलीटाइपिक जीनस है, उसके अंदर 3 स्पीशीज आ रही हैं। सोलेनम एक पॉलीटाइपिक जीनस है, उसके अंदर खूब सारी स्पीशी आ रही हैं। लेकिन जो होमो है, हमारा साइंटिफिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। आज की तारीख में धरती पर होमोजीनस के अंदर केवल एक ही स्पीशी आती है, दैट इज सेपियंस। यानी कि होमो जो है वो एक मोनोटाइपिक जीनस है। जी मैम, चलिए बेहतरीन। अब बात करते हैं फैमिली की। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, मतलब ऐसे सारे जीनस जो हमें एक जैसे लग रहे हैं, उनको मिलाकर हम एक बड़ा ग्रुप बना देते हैं, दैट इज फैमिली। अब फैमिली के केस में कुछ सफिक्स होते हैं। सफिक्स मतलब नाम के पीछे कुछ पहचान का जरिया होता है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि किसकी बात हो रही है। जैसे एनिमल के केस में अगर पीछे इडी प्रोनाउंस हो रहा है, इडी, तो आप समझ जाइए कि ये एनिमल फैमिली की बात हो रही है, क्योंकि पीछे इडी आ रहा है। जैसे फेलिडी, फेलिडी पीछे इडी आ रहा है। फेलिडी होती है कैट फैमिली, जिसके नीचे 2 जीनस आते हैं, पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस। ये दोनों जीनस आपस में बहुत सिमिलैरिटी रखते हैं, तो हम इन दोनों को मिलाकर फेलिडी फैमिली में रख देते हैं। ऐसे ही कैनिडी, देखो पीछे इडी आ रहा है, ये डॉग फैमिली है जिसमें अलग अलग डॉग के जीनस आते हैं, जैसे वुल्फ, जैकल, है ना, अलग अलग डॉग के जीनस आ जाते हैं। पीछे देखो मस्किडी, इडी आ रहा है, ये हाउस फ्लाई की फैमिली है। होमिनिडी, पीछे इडी आ रहा है, ये ह्यूमन फैमिली है। तो एनिमल के केस में अगर नाम के पीछे इडी आ रहा है तो समझ जाइएगा कि ये ये एनिमल फैमिलीज हैं, ह्यूमन नहीं, एनिमल। तो ये सारी एनिमल फैमिलीज हैं। प्लांट्स के केस में पहचान है पीछे एसी आना। अगर पीछे एसी लग रहा है तो समझ जाइए ये प्लांट फैमिली की बात हो रही है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सोलनेसी फैमिली, जिसे पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। इसके अंडर जीनस सोलेनम आता है, जीनस पिटूनिया आता है और जीनस दतूरा आता है। कॉन्वल्व्यूलेसी, पीछे एसी आ रहा है, ये स्वीट पोटैटो की फैमिली है।
पोएसी, पीछे एसी आ रहा है, ये सीरियल फैमिली होती है। ब्रेसिकेसी, पीछे एसी आ रहा है, ये मस्टर्ड फैमिली है। मालवेसी, पीछे एसी आ रहा है, ये चाइना रोज की फैमिली है। तो ये कुछ प्लांट फैमिलीज के एग्जाम्पल हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, एनसीईआरटी की लाइन आती है कि जब हम प्लांट्स के केस में फैमिलीज को फॉर्म करते हैं, फैमिलीज को बनाते हैं, तो हम ऐसा करते हुए रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दोनों को देखते हैं। माने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फूल कैसा है, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे होते हैं कि भैया स्टेम कैसी है, रूट कैसा है, लीफ कैसी है। फिर चलते हैं ऑर्डर पर। ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ऐसी सारी फैमिलीज जो हमें एक जैसी लग रही हैं, उनको मिलाकर हम बड़ा ग्रुप बना देते हैं, दैट इज ऑर्डर। तो बेटा जैसे वहां पर सफिक्स था, एक छोटी सी पहचान थी, ऐसे यहां पे भी लाइट सी पहचान होती है। जैसे पीछे एनिमल्स के केस में आपको पीछे ए की आवाज आएगी। जैसे एनिमल ऑर्डर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्निवोरा, पीछे आ, कार्निवोरा। तो ऑर्डर कार्निवोरा जो है, उसे हमने दो फैमिलीज को मिलाकर बनाया है। फेलिडी फैमिली, जिसमें सारे ये आ जाते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, कैट। कैनिडी फैमिली, जिसमें सारे डॉग आ जाते हैं, वुल्फ, जैकाल, ये सब आ जाते हैं। ये सारे मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम ऑर्डर कार्निवोरा कहते हैं। फिर होता है ऑर्डर प्राइमेटा। इसमें ह्यूमंस, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटैन, मंकी, ये सब आ जाते हैं। फिर आता है ऑर्डर रोडेंशिया। रोडेंशिया में सारे रोडेंट्स आ जाते हैं, जैसे आपका खरगोश, गिलहरी, चूहे, ये रोडेंट्स आ जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए एनिमल ऑर्डर्स के, ऑर्डर कार्निवोरा, प्राइमेटा, रोडेंशिया। अब बात करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के केस में पहचान का जरिया है एल्स, पीछे एल्स होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। इसमें देखिए कौन सी फैमिली आ रही है, सोलनेसी फैमिली, कॉन्वल्व्यूलेसी फैमिली। सोलनेसी फैमिली में आलू आता है, कॉन्वल्व्यूलेसी फैमिली में मीठा आलू आता है। ये दोनों ही डाइकॉट फैमिली हैं। फिर ऑर्डर सैपिंडेल्स, मैंगो का ऑर्डर है। ऑर्डर पोएल्स, जितने भी सीरियल हैं वो सारे ऑर्डर पोएल्स में आते हैं। तो देखिए पीछे एल्स आ रहा है, पॉलीमोनियल्स, सैपिंडेल्स, पोएल्स। तो ये सारे प्लांट ऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी की एक प्यारी सी लाइन है कि जब भी हम प्लांट्स के केस में ऑर्डर बनाते हैं, तो हम फ्लोरल कैरेक्टर्स पर मेन तवज्जो डालते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स मतलब जो फूल हैं कि सेपल ये फूल से रिलेटेड कैरेक्टर्स, एंड्रोशियम, स्टेमन कितने हैं, गाइनोशियम कैसा है, राइट, सेपल पेटल क्या है, वो कंडीशन देखते हुए हम क्या करते हैं, ऑर्डर फॉर्म करते हैं। चलिए फिर आ जाती है हमारी क्लास। ऐसे सारे ऑर्डर जो सेम हो उनको मिलाकर हम क्लास बनाते हैं, जिनमें हमें सिमिलैरिटी दिखाई दे रही हो। जैसे एनिमल के केस में सबसे पहले आ जाता है क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया में हम ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हों, वो अपने बच्चों को दूध पिला सकें और अंडों को नहीं बच्चों को जन्म दें, उनके शरीर पर बाल हों। ऐसे सारे प्राणी मैमल्स में हमने डाल दिए। इसमें मैमल्स क्योंकि एक क्लास है, तो उसमें कौन कौन से ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर रोडेंशिया, यानी कि सारे ह्यूमंस, ओरंगुटैन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, कुत्ता, बिल्ली, चीता, लेपर्ड, लायन और सारे रोडेंट्स, खरगोश, गिलहरी, चूहे, ये सब मैमल्स हैं। दीज ऑल ऑर्डर्स दे टुगेदर फॉर्म अ क्लास मैमेलिया। ये सब बच्चों को जन्म देते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। क्लास एम्फीबिया है, ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ते होंगे। क्लास एवीज है, क्लास पाइसीज है, क्लास इंसेक्टा है। दीज आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ क्लासेस इन एनिमल्स। फिर हम बात करते हैं प्लांट्स के केस में। प्लांट्स के केस में भी हम क्लासेस रखते हैं, जहां पे क्लासेस में कभी कभी पीछे सफिक्स के तौर पर फाइसी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी ऑप्सिडा इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे डाइकोटिलीडनी। डाइकोटिलीडनी एक बड़ी क्लास है प्लांट्स के केस में, जिसमें सारे डाइकॉट प्लांट्स आते हैं।
तो देखो, ये बहुत बड़ी क्लास है। डाइकोटिलीडनी एक बहुत बड़ी क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आते होंगे, जैसे ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में कौन आ रहा था? डाइकॉट्स, जैसे आलू। सैपिंडेल्स में कौन आ रहा था? डाइकॉट्स, जैसे मैंगो। तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स और ऑर्डर सैपिंडेल्स, ये इस तरह के डाइकॉट ऑर्डर्स मिलकर एक बड़ी क्लास बनाते हैं, जिसे हम क्लास डाइकोटिलीडनी कहते हैं, जिसमें सारे डाइकॉट्स आते हैं। फिर ऐसे ही क्लास मोनोकोटिलीडनी होती है, जिसमें सारे मोनोकॉट्स आते हैं, जैसे अनियन, गार्लिक, एलोवेरा, बनाना, लिली, है ना, सारे सीरियल्स, वो इस क्लास में आ जाते हैं, क्लास मोनोकोटिलीडनी। चलिए, फिर आती है और भी, जैसे एल्गी है हमारी। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो जानेंगे एल्गी। एल्गी को हम बहुत सारी क्लासेस में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। ऐसे ही टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनको हम बड़ी सारी क्लासेस में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, है ना। तो ये सब हम आगे प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। फिर आता है फाइलम और डिवीजन। ऐसी सारी क्लासेस जिसमें हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हो, वो फाइलम या डिवीजन बनाती हैं। प्लांट्स के केस में हम फाइलम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में ऐसे सारे मेंबर्स आते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है और डोर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम होता है। डोर्सल डोर्सल होता है, खोखला न्यूरल सिस्टम होता है। जो कॉर्डेटा हमारा फाइलम है, इस फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस आती हैं, जैसे क्लास मेमेलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास एवीज, क्लास पाइसीज, क्लास रेप्टिलिया। ये सारी क्लासेस मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाती हैं, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। फिर अगर हम प्लांट्स के केस में बात करते हैं तो हम यहाँ फाइलम शब्द नहीं, हम यहाँ डिवीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार प्लांट्स के केस में डिवीजन को दिखाने के लिए पीछे फाइटा शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी। जैसे एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी एक डिवीजन है। एंजियोस्पर्म्स हम कहते हैं ना, एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म एक डिवीजन है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उस डिवीजन के नीचे दो क्लासेस आती हैं, डाइकोटिलीडनी क्लास, मोनोकोटिलीडनी क्लास। दुनिया में जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं, जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे कौन सी डिवीजन में आते हैं? एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी भी एक डिवीजन है, एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें दुनिया के सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आते हैं। टेरिडोफाइटा भी एक बड़ा डिवीजन है। ब्रायोफाइटा भी एक बड़ा डिवीजन है। और थैलोफाइटा यानी कि एल्गी भी एक बड़ा डिवीजन है। फिर सबसे बड़ा मैक्सिमम, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो हमारा किंगडम होता है, जिसमें बहुत बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं। मोटे तौर पर तो दो किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। लेकिन हम आगे 5 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। चलिए, ये एनसीईआरटी की टेबल है जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे वो आपसे पूछ लेगा कि जो मैन है उसका जीनस बताओ, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, है ना। तो ये टेबल आपको याद करनी है। जैसे मैन का जो जीनस है वो होमो है, फैमिली होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मेमेलिया है, और जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है। हाउस फ्लाई मस्का, फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो काफी सारे मैच द कॉलम क्वेश्चंस यहां से आते हैं। आम का जीनस है मेंजीफेरा, फैमिली है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर है सेपिंडेल्स, क्लास है डाइकोटिलीडनी, और डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। तो मैंगो एक एंजियोस्पर्म है जो कि डाइकॉट है, जो सैपिंडेल ऑर्डर में होता है, एनाकार्डिएसी फैमिली रखता है। गेहूं गेहूं भी एक एंजियोस्पर्म है, लेकिन वो एक मोनोकॉट है, वो ऑर्डर पोएल्स को बिलोंग करता है, फैमिली पोएसी है, और जीनस उसका ट्रिटिकम है। चलिए, अब हम चलते हैं उस वाले पार्ट पर जो एनसीईआरटी से डिलीटेड है पर अभी तक एनटीए के सिलेबस में मेंशन्ड है। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या होता है? आप कैसे लिविंग को डिफाइन करोगे? तो मैं कहती हूं कि मेरे पास टोटल 5 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर मैं लिविंग को डिफाइन करती हूं। लिविंग ग्रोथ दिखाते हैं, रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, और कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। अब इनमें से
ऊपर की जो दो प्रॉपर्टीज हैं, मैं इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहती हूं। मैम, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कहीं और भी हो सकती है, जैसे ग्रोथ। ग्रोथ वर्ड आप कहीं भी चिपका सकते हो। एक छोटा सा मिट्टी का टीला है, वो ग्रो करके पूरा पहाड़ बन गया, तो ग्रोथ तो यहां भी हो रही है। यानी कि ग्रोथ लिविंग के अलावा नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकती है। फिर रिप्रोडक्शन, आप जानते होंगे कि बहुत सारे जिंदा प्राणी ऐसे हैं जो कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, जैसे खच्चर, म्यूल, हिनी, वर्कर बीज, कुछ ह्यूमन कपल। तो क्या ये लिविंग नहीं है? लिविंग है, पर फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो इसीलिए हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके अपने कुछ एक्सेप्शंस हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों के तीनों सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये तीनों के तीनों केवल और केवल लिविंग में देखने को मिलते हैं, नॉन लिविंग में नहीं। और ऐसा धरती पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिनमें ये देखने को ना मिलते हों। तो ये तीनों के तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, पर इनको हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं, पर इनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ग्रोथ के साथ। ग्रोथ क्या होता है मैम? ग्रोथ का मतलब होता है हाइट में इंक्रीज हो जाना, वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में, वेट में, लेंथ में, इन सब चीजों का बढ़ जाना क्या होता है? ग्रोथ होती है। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ को डिफाइन करना है, तो एनसीईआरटी कहती है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन मास। बॉडी में मास का बढ़ना, मास और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, सही मायनों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का मतलब यही होता है। और एक बार ग्रोथ हो जाए तो फिर वो वापस नहीं होती, ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। अब हम कहते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो है, पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ लिविंग के अलावा नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है। ऐसा धरती पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो ग्रो ना करे। ग्रो तो सब करते हैं, लेकिन लिविंग के अलावा ये नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है, इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन आया कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग के अलावा नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर उसने खाली ग्रोथ नहीं, उसने इंट्रिंसिक ग्रोथ लिखा, इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो समझ जाना कि अंदरूनी ग्रोथ की बात हो रही है। अंदरूनी ग्रोथ केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है। जैसे मैं आपको डिफरेंस बता देती हूं, हमने कहा कि ग्रोथ लिविंग के अलावा नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है। एक छोटा सा मिट्टी का टीला जो है वो पूरा ग्रो करके पहाड़ बन गया है ना, ये भी तो ग्रोथ है। पर ये ग्रोथ कैसी है? एक्सट्रिंसिक है, एक्सटर्नल है, बाहर हो रही है। कोई मिट्टी के टीले में अंदर से ग्रोथ नहीं होती, उसके सरफेस पर बाहर से मिट्टी आके जमा होती रहती है और वो मिट्टी का टीला बड़ा हो जाता है। तो यहां पर ग्रोथ सरफेस पर हो रही है, एक्सट्रिंसिक है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है, इंटरनल होती है। जो हमारी बॉडी में नई नई चीजें बनती रहती हैं, नंबर ऑफ सेल्स बनते रहते हैं, जिनसे हम अंदरूनी तौर पर ग्रो करते हैं। राइट? यहां पर ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होती है, पर यहां रिवर्सिबल हो सकती है। जोर का तूफान आया, मिट्टी पहाड़ ढह गया, है ना? जी मैम। तो ग्रोथ दोनों जगह देखने को मिल रही है, लिविंग और नॉन लिविंग में, पर नॉन लिविंग और लिविंग में नेचर ऑफ ग्रोथ एकदम अलग है, डिफरेंट है। तो अगर आपसे कहता है खाली ग्रोथ की बात कर रहा है, खाली ग्रोथ की, तो वो तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर वो इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात कर रहा है, तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, यानी कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। और इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग में ही होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। तो अगर वो खाली ग्रोथ की बात कर रहा है, खाली ग्रोथ, तो आप कहेंगे वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर वो इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, लिविंग के अलावा कहीं नहीं देखने को मिलती, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है।
चलिए जी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया, नोस्टॉक, एनाबीना, राइजोबियम, और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, है ना। ये तो सारे बैक्टीरिया हैं, अलग अलग बैक्टीरिया का नाम मैंने लिख दिया। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लोरेला, ईस्ट, ये सारे एक सेल के प्राणी हैं। तो एनसीईआरटी कहती है जब कोई एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ग्रो करने का मतलब क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। लेकिन ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये तो बाइनरी फिजन दिखाते हैं, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। अब मैम आप हमें ये बताओ कि जब ये एक, सपोज ये अमीबा है, इसमें बाइनरी फिजन हुआ और इसने दो नए अमीबा बना लिए, हम इसे क्या कहें? हम इसे ग्रोथ कहें क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, या हम इसे रिप्रोडक्शन कहें? हमें समझ नहीं आ रहा। तो आप कहते हो जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, सिनोनिमस होते हैं एक दूसरे के साथ। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है मैम? ये साथ साथ चलते हैं, आप इन दोनों को जुदा नहीं कर सकते। जब किसी अमीबा, पैरामीशियम या बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन हो रहा है तो क्या हो रहा है? एक्चुअल में डिवीजन चल रहा है। डिवीजन क्या है? नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, और वो उससे रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ चल रहे हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, इनको अलग कर पाना मुश्किल है। लेकिन वहीं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, माने साथ साथ नहीं चलते। हमारे अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के मायने एकदम अलग हैं। मेरे को बॉडी में चोट लगी, यहां घाव भर गया, कैसे भरा वो घाव? खूब सारे नए नंबर ऑफ सेल्स बन गए, ये ग्रोथ है। लेकिन रिप्रोडक्शन हमारे अंदर बिल्कुल अलग है। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग इवेंट्स हैं, अलग अलग होते हैं, उनके मतलब एकदम अलग हैं, पर यूनिसेलर में वो साथ साथ चलते हैं ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। हम सबको पता है रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने नंबर को बढ़ाते हैं, अपनी स्पीशीज को जिंदा रखते हैं। ये भी दो तरह का हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हम सब जानते हैं एसेक्सुअल एकदम सिंपल होता है, सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, उसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। यहाँ गैमीट्स का फ्यूजन होता है और ये बाईपेरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्सर लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्सर हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं? मैच द कॉलम पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीकों से हो सकता है। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जो केवल और केवल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, मल्टी सेल्युलर में नहीं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। फिर बडिंग, बडिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जो ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? बॉडी का एक हिस्सा अलग हो जाता है, ये प्लांट्स में देखने को मिलता है। बॉडी का एक हिस्सा अलग हो जाता है प्लांट बॉडी का और वो नए प्लांट को जन्म देता है। ये आपका फंजाई में देखने को मिलता है, जैसे राइजोपस। मल्टी सेल्युलर फिलामेंटस एल्गी, ऐसी एल्गी जिनकी फिलामेंटस शेप होती है और वो मल्टी सेल्युलर होती हैं, जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये मल्टी सेल्युलर एल्गी हैं जिनमें फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। और ब्रायोफाइट्स, मॉसेस आप जानते हैं, मॉसेस ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनके प्रोटोनीमा में फ्रैगमेंटेशन होता है। मैम प्रोटोनीमा क्या होता है? ये हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे बेटा कि प्रोटोनीमा जो है वो एक इनकी लाइफ साइकिल की स्टेज है। इनकी लाइफ साइकिल में, मॉसेस की लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है प्रोटोनीमा, वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। चलिए बेटा, तो स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन क्या होता है? कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं बॉडी के अंदर जिन्हें हम एसेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। एसेक्सुअल स्पोर, उनकी हेल्प से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे एल्गी का सबसे कॉमन टाइप का एसेक्सुअल स्पोर ज़ूस्पोर होता है और फंजाई का सबसे कॉमन टाइप का एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है। कुछ और भी होते हैं जैसे स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर। तो एसेक्सुअल स्पोर की मदद से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर एक तरीका होता है रीजेनरेशन।
जैसे एक वर्म होता है प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में क्या होता है, जब उसकी बॉडी का कोई हिस्सा कट जाता है तो उस कटे हुए हिस्से से एक नया प्लेनेरिया जन्म ले लेता है। इसको ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। तो मैच द कॉलम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए जी मैम, अब रिप्रोडक्शन को हमने कहा कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि रिप्रोडक्शन, ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, जैसे खच्चर, म्यूल और हिनी, जैसे आपका वर्कर बीज, और जैसे कुछ ऐसे ह्यूमन कपल होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, स्टराइल होते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है मैम? देखो बेटा हमारी बॉडी के हर एक सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, बहुत सारी, जैसे डाइजेशन की रिएक्शंस, एक्सक्रीशन की रिएक्शंस, जैसे कि आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शंस, है ना जाने कितनी सारी रिएक्शन हमारे सेल के अंदर चल रही हैं। उन सारी की सारी रिएक्शंस को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म, उन सबको मिलाकर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हमारे सेल के अंदर कई तरह की रिएक्शंस हो रही होती हैं, जिसमें से कुछ ऐसी होती हैं जो कंस्ट्रक्टिव होती हैं, मतलब जहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। ऐसी रिएक्शंस को हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं या एनाबॉलिज्म कहते हैं, राइट? जहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 H2O, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। काफी सारी रिएक्शंस डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं, ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती हैं, जहां पर एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल में बदला जाता है, जैसे रेस्पिरेशन। ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल CO2 और वाटर में बदल देते हैं। जी मैम, अब ये इतनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे सेल के अंदर चल रही हैं, इनके पीछे किसका हाथ है? कौन इन्हें कराता है? एंजाइम्स। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। अब सवाल आता है कि मैम, हमारे सेल के अंदर जो इतनी सारी रिएक्शन चल रही है, क्या हम इनको हमारे सेल के बाहर सेल फ्री सिस्टम में करवा सकते हैं या इन विट्रो कंडीशन में करा सकते हैं? इन विट्रो कंडीशन का मतलब क्या होता है मैम? लेबोरेटरी में, सेल के बाहर। तो हम लेबोरेटरी में सेल के बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवा सकते हैं। जी हां, करवा सकते हैं। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन माने ऐसी रिएक्शन जिसको हमने आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया, और हम उसे लेबोरेटरी में, लैब में, एक किसी कंटेनर में, सेल फ्री सिस्टम में करा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है मैम? हाँ, ये पॉसिबल है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूज होना, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, लेकिन हम ये बाहर करा सकते हैं। ऐसी हम अपनी सारी रिएक्शंस को बाहर करा सकते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर सवाल पूछा जाता है, एक बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है कि ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल में होती है, लेकिन अभी मैं इसे लेबोरेटरी में करा रही हूं, मैं अभी इसे एक कंटेनर में करवा रही हूं, तो अभी मैं इस सेटअप को क्या कहूंगी? मैं इस सेटअप को लिविंग थिंग कहूं कि नॉन लिविंग थिंग कहूं? तो अभी आप इस सेटअप को ना तो लिविंग थिंग कह सकते हैं, ना नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके अंदर एक लिविंग रिएक्शन चल रही है। लिविंग थिंग क्यों नहीं कह सकते? आप इस कंटेनर को कैसे लिविंग थिंग कह दोगे? तो बड़ी प्यारी लाइन आती है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कि लेबोरेटरी में चल रही है किसी कंटेनर में, ऐसी रिएक्शन को ना तो मैं लिविंग थिंग कहती हूं, ना ही नॉन लिविंग थिंग कहती हूं, पर सर्टेनली ये एक लिविंग रिएक्शन है। पर क्या है? ये एक लिविंग रिएक्शन है। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म ना होता हो, और ये लिविंग के अलावा नॉन लिविंग में नहीं हो सकता। चलिए फिर चलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पर। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है।
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दुनिया में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो। जो एटम्स होते हैं धरती पर, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सब सेल्यूलर एंटिटीज। मैम, सब सेल्यूलर एंटिटीज का मतलब साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? सेल। जी हाँ, सेल, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। धरती पर कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ना हो। वायरस के पास सेल नहीं होता तो हम उसे लिविंग भी नहीं कहते। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, युगलिना, हाथी, घोड़ा, चींटी, सबके पास सेल है। और सेल लिविंग के अलावा और कहीं नहीं होता, तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, सेल सबके पास है। फिर जब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर होने लगते हैं तो सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू कहां देखने को मिलता है? फंजाई में। सबसे पहले टिश्यू कहां बना? फंजाई में। फिर टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे हमारे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बना है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन। प्लांट्स में कहां तक की कहानी देखने को मिलती है? ऑर्गन तक की। जैसे पत्ती एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। लेकिन एनिमल्स में बहुत हाई होती है ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स में क्या होता है? सेल, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, और एनिमल्स के पास ऑर्गन सिस्टम भी होता है। प्लांट्स के पास नहीं होता ऑर्गन सिस्टम, एनिमल्स के पास ऑर्गन सिस्टम भी होता है और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फंजाई के पास केवल टिश्यू होता है। फंजाई में कहानी यहीं तक ही खत्म हो जाती है। और जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, उनमें कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उनकी बॉडी के पास सिंगल ही सेल होता है। चलिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कह रहे हैं कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो आप ये सोचकर बताइए कि टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हर सेल जो है, क्या उसकी वही सेम प्रॉपर्टी होगी जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है? तो अक्सर बच्चे इसका जवाब कहते हैं हाँ, लेकिन नहीं। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल बहुत फेमस है, बहुत रिच है। क्या उसमें काम कर रहा हर एक एम्प्लॉय जो उस कंपनी को मिलकर बना रहा है, उसकी भी वही सेम प्रॉपर्टी है? नहीं। गूगल कंपनी को उसकी प्रॉपर्टी कैसे मिली? जब बहुत सारे एम्प्लॉयज ने काम किया। बिल्कुल ऐसे ही जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है वो उसके सारे सेल्स में नहीं होती। वो सारे सेल्स जो मिलकर टिश्यू को बना रहे होते हैं उनमें वो सेम प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि सेल्स जब मिलकर काम करते हैं तो वो प्रॉपर्टी टिश्यू को मिलती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है वही सेम प्रॉपर्टी उसे बना रहे सेल्स की नहीं होती, बट अराइजेज ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन देम। लेकिन वो प्रॉपर्टी टिश्यू को कैसे मिलती है? जैसे वो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स एटम बट अराइजेज ड्यू टू इंटरैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गन इज नॉट प्रेजेंट इन टिश्यू सिस्टम बट अराइज ड्यू टू इंटरैक्शन। चलिए, अब चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉन्शियसनेस। इसका अंग्रेजी मतलब होता है होश में होना, लेकिन इसका बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है कॉन्शियसनेस का? आप किसी चीज को महसूस करो, आप किसी स्टिमुलस को महसूस करो। स्टिमुलस क्या होता है? हमारे आसपास किया जाने वाला कोई भी बदलाव स्टिमुलस होता है। जैसे इस कमरे की अचानक से लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, इस कमरे में गैस छोड़ दो, ये स्टिमुलस है। अगर मैं अपने आसपास क्रिएट करे गए स्टिमुलस को परसीव कर लेती हूँ, महसूस कर लेती हूँ, और फिर उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करती हूँ। जैसे लाइट बंद कर दी तो मैंने कहा भाई लाइट क्यों बंद कर दी, मैंने रिस्पॉन्स दिया, है ना, तो मैं कॉन्शियस हूं। तो कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। किसी भी बदलाव को पहले महसूस करना, फिर उसके लिए एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स अगर आप दे रहे हो तो इसका मतलब आप कॉन्शियस हो। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप किसी स्टिमुलस को महसूस कर रहे हो,
सिर्फ महसूस कर रहे हो, तो क्या आप कॉन्शियस हो? नो। आप कॉन्शियस तब तक नहीं हो जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। अब हमारे आसपास का स्टिमुलस कई फॉर्म्स में हो सकता है। वो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, मतलब लाइट कितने समय के लिए मिल रही है, ये फिजिकल बदलाव है। बायोलॉजिकल बदलाव, हमारे आसपास जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, मुझे किसी वायरस ने इन्फेक्शन किया तो मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया एंटीबॉडीज बना के, है ना। मेरे आसपास जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेरे लिए बायोलॉजिकल स्टिमुलस हैं। केमिकल स्टिमुलस, गैस, जो हवा है उसमें पॉल्यूटेंट्स होना। फोटो पीरियड क्या होता है? कितने समय के लिए लाइट मिल रही है। बहुत सारे प्लांट्स में जो फूल आता है वो इसी लाइट की वजह से आता है। तो प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं लाइट के लिए? फूल लाकर या ना लाकर। एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स में ऐसे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जो लाइट के हिसाब से ब्रीड करते हैं। जैसे हम हैं, कुत्ता बिल्ली है, हम तो किसी भी सीजन में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं कि कितनी लाइट मिलेगी तभी रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उनके लिए फोटो पीरियड एक स्टिमुलस है। तो ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे वो होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, जिसके लिए हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देते हैं। दिस इज कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस में भी एक हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस आती है, जिसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। माने खुद के बारे में पता होना, मेरे ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, कौन से बाल अच्छे लगेंगे, मुझे कॉम्पिटिटिव रहना है, मुझे करियर बनाना है, मेरे मम्मी पापा ये हैं, मेरे दादा दादी ये हैं, मेरे नाना नानी वो हैं, मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है। दिस हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस। दिस इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये केवल और केवल ह्यूमंस में होती है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे कोई ये कहे कॉन्शियसनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके है। Self consciousness is the property of all living organisms? No, it is property of only humans. चलिए, अब यहां पर एक केस आता है कोमा पेशेंट का। बच्चे पूछते हैं कि मैम कोमा पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, वो कॉन्शियस है कि नहीं है? ऑब्वियसली कोमा पेशेंट कॉन्शियस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रेन डेड कंडीशन है, जहां पर बंदे का ब्रेन काम नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं उसे लिविंग कहूं कि नहीं कहूं, क्योंकि वो खुद जिंदा भी नहीं रह सकता, उसे मशीन्स की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। तो कोमा, जब कोई पेशेंट कोमा में होता है तो उस दौरान वो कॉन्शियस नहीं होता है, वो ब्रेन डेड होता है। ओके, चलिए, तो यहां पर बेटा लोग, आप सब लोग जेनजी जनरेशन हो, और हमारी जेनजी जनरेशन बहुत स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी सेवी है, टेक सेवी है। तो आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग जेमिनाई टूल्स यूज कर सकते हो टू मेक योर स्टडीज मोर इंटरेस्टिंग, जो आपकी क्यूरोसिटी को भी केटर करेगा। जैसे कि मैं आज के ही नोट्स का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज मैंने आपको ये वाली स्लाइड बताई। कई बार हमारे को विजुअल चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं लिखी हुई चीजों के कंपैरिजन में। जैसे ये स्लाइड है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैं इस स्लाइड को विजुअली देखना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि विजुअल देखने से हमारे दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम इस इमेज को उठाएंगे। आई एम जस्ट टेकिंग दिस इमेज, और मैं इस पूरी स्लाइड को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मुझे ये डायग्रामेटिक फॉर्म में मिल जाए। सो आई विल टेक द हेल्प ऑफ जेमिनाई। आई एम गोइंग हियर एंड आई एम जस्ट पेस्टिंग द इमेज। मैंने इमेज को यहां पेस्ट किया और मैंने जेमिनाई से हेल्प मांगी कि मुझे इसका एक विजुअल डायग्राम बनाकर दे दो। क्रिएट visual diagram of the above image। जो मैंने अभी इमेजेस को दी, इसका एक विजुअल डायग्राम बना के मुझे बता दो। तो अब देखते हैं कि जेमिनाई हमारे लिए कैसा विजुअल डायग्राम बनाकर देगा। इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। कोई बात नहीं, चल रहा है, कर रहा है। इट इज क्रिएटिंग माई इमेज
और देखते हैं कि क्या वो इमेज मेरे लिए और बेहतर होंगी। हाँ, तो इसने मेरी वाली स्लाइड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे दिखा दिया। अब मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है, देखो मुझे समझ में आ रहा है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब में बाइनरी फिजन होता है। मुझे ईस्ट में यहाँ बडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, मुझे हाइड्रा में डायग्रामेटिकली यहाँ बडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, मुझे फंजाई राइजोपस का डायग्राम इमेज मेरे दिमाग में सेट हो गई कि उसमें फ्रैगमेंटेशन होता है। जितनी भी फिलामेंटस शेप की मल्टी सेल्यूलर एल्गी हैं वहां पर जो फ्रैगमेंटेशन है वो देखने को मिलती है। आपके जो ये मॉसेस हैं उनकी प्रोटोनिमा में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलती है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि प्लेनेरिया जो है वो किस तरह ट्रू रीजनरेशन दिखा रहा है। सो दिस इज हाउ you can use the Gemini tools to make your studies more better. You can take the examples of diagram, you can cater your curiosity. तो आप लोग भी इस तरह जेमिनाई टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी यू आर अ स्मार्ट जनरेशन, यू आर अ जेनजी जनरेशन, सो यू बेटर नो हाउ टू टेक द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। थैंक यू।